Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. GIC मेंस फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें रेगुलरली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और इतने ज़्यादा नहीं कराए जा सकते। कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर भी लिया है। आपको बताया भी था मैंने, डिस्काउंट इसके ऊपर चल रहा है, जिसकी जो लास्ट है डेट वो कल तक है। उसके बाद उसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो जिन भी लोगों को परचेज करना है वो कल तक परचेज कर सकता है। उसके बाद फिर वो बढ़ी हुई प्राइस में आप लोगों को मिलेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो पोटेंशियल है जनरल पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। होपफुली ये जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेरा एप्लीकेशन है निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप iOS यूजर हैं तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो कर और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें बोला है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। इसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जो हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वो पूछा है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है टू डाइपोल्स आर इन अ प्लेन एट अ डिस्टेंस आर, वन ऑफ द बोथ डाइपोल मेकिंग एन एंगल θ1 विद द लाइन connecting two dipoles and other dipole is making an angle θ2. Then prove that for potential energy of the system due to dipole dipole interaction। तो ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन के लिए मैंने दो एक्सिस ले लिए, एक ले लिया जेड और एक ले लिया एक्स। मान लिया हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, दोनों जेड एक्सिस के अलोंग लाइन है, और दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है उसकी कुल डिस्टेंस है डी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है डी। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों मिलकर डायपोल बना रहे हैं। ओ जो इनका सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर वाली डिस्टेंस है d/2 और इसके नीचे वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है d/2। समझ में आ गई कहानी, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि एक डायपोल है जो दो चार्ज से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों जेड एक्सिस के अलोंग अलाइन है, और जो ओरिजिन है उससे दोनों तरफ दोनों की जो डिस्टेंस वो d/2 है। तो लेट कंसीडर अ डाइपोल अलाइन along z axis and distance of charges plus q and minus q are d/2 above and below the origin। डायग्राम से साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो ओरिजिन है वो इनका सेंटर पॉइंट हो गया, इसलिए ऊपर नीचे की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, d/2 हो गई। यहां तक क्लियर है। अब हमें जो सेंटर पॉइंट है डाइपोल का O, वहां से r डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट है P, उसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है। तो वी नीड टू फाइंड आउट potential at point P placed at our distance r from O। तो R से कितनी डिस्टेंस पर, O पर, और P पॉइंट की जो दोनों चार्जेस हैं वहां से डिस्टेंस R1 और R2 है ना। यानी कि प्लस चार्ज से और माइनस चार्ज दोनों से कितनी डिस्टेंस है, R1 और R2। तो इसको आप लिख लो प्लस और इसको आप लिख लो माइनस। तो ये चार्ज हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from plus Q and minus Q are R1 and R2। तो सबसे आसान चीज जो हम ये कर सकते हैं कि दोनों चार्जेस की वजह से P के ऊपर हम क्या निकाल लें, पोटेंशियल निकाल लें। यानी कि प्लस Q की वजह से और माइनस Q की वजह से हम पोटेंशियल की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट P। तो इस पोटेंशियल को मैं बोल देता हूं V1
और V1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/R1। इसी तरह से पोटेंशियल की जो वैल्यू है मैं किसकी वजह से लिख लेता हूँ, -Q की वजह से, और -Q की वजह से ये हो जाएगी कितनी, -KQ/R2। माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि जो पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपको साइन लेना पड़ेगा। तो कुल जो पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का सम हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट P, तो उसको मैंने लिखा V से, तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V1 प्लस V2। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/R1, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, KQ/R2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा KQ, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके फर्दर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 और अपॉन R1 R2। तो ये हमारे पास नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। तो ये तो बहुत आसान सा चीज़ है, इसको तो सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत पता है कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन कहानी यहाँ पर अब फंसेगी जब हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, R1 और R2 की जब हमें वैल्यू निकालनी होगी तब जो मेन है वो यहाँ पर हमें काम करना है। तो R1 और R2 की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P को सेंटर मान के, P को क्या मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे। तो P को सेंटर मान के R रेडियस का एक आर्क लगाएंगे ML, ठीक है। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू, देखो यहाँ ये डायग्राम है, ये तो ये ML जो है एक आर्क लगा हुआ है, और ये डिस्टेंस R है जो एक रेडियस हो गई। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू of R1 and R2, we will draw an arc of radius R, an arc ML of radius R by considering P as a center। P को सेंटर मानकर हमने क्या करा, एक आर्क बना लिया। अब यदि जो P है, P पॉइंट, यहां से जो डायपोल है ना, डायपोल कौन सा है, एक प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बन रहा है। तो यदि जो डायपोल से P की डिस्टेंस हम निकालें, और R जो है और जो हमारे पास डायपोल के चार्ज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है D। तो यदि जो R है वो D के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, R ग्रेटर देन D है, तो जो ML हमने आर्क बनाया है, ये ML किसकी तरह काम करेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। तो हमारे पास जो ये वाली डिस्टेंस है R, और ये वाली जो डिस्टेंस है D, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इफ R ग्रेटर देन D। तो यदि R ग्रेटर देन D है तो उस केस में क्या होगा, देन आर्क ML will arc ML can be considered as a straight line। तो इसको हम किसकी तरह मान लेंगे, स्ट्रेट लाइन की तरह मान लेंगे, जैसा कि यहां पर माना भी हुआ है। तो इसको हम किसकी तरह मान लेंगे, स्ट्रेट लाइन की तरह मान लेंगे। और ये जो हमारे पास P और B पॉइंट है, P से B तक हमने लाइन को मिलाया हुआ है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, और ML को हम जब ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास जो BP, ये लाइन बन रही है B से P वाली, ये इसको परपेंडिकुलर काट रही है, और ये जो लाइन बन रही है हमारे पास AP, ये भी इस ML लाइन को कहां पर काट रही है, परपेंडिकुलर पर टच कर रही है ना। तो ML जो लाइन होगी वो BP और AP पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो we can clearly see that line ML will be perpendicular to line AP and BP। तो AP और BP के ये लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहां पर ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और
एक एंगल बन रहा है हमारे पास, कौन सा, ये एंगल हमें गिवन है यहाँ पर बीओपी। बीओपी एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, थीटा। बीओपी जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा। और एक और एंगल बन रहा है हमारे पास ओबीएम। तो ये जो एंगल है ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल थीटा, एंगल जो थीटा है वो किसके बराबर है, एंगल बीओपी, एंगल बीओपी। और ये जो एंगल है ये भी कितना हो गया, थीटा। तो एंगल ओ बी एम, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। और इसी तरह से एंगल ओ ए एल, तो एंगल ओ ए एल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, यहां से मैं लिख दूंगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ओ बी एम, ओ बी एम के। और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा लगभग किसके, ओ ए एल के। तो ओ ए एल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। अब हम ट्राइंगल बाहर निकाल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ओ बी एम। तो ओ बी एम ट्राइंगल बाहर निकाल लिया, तो फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी एम। तो ओ बी एम जो ट्राइंगल है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर लगा हुआ है, यहां से ये 90 है, ये हो गया एम, ये हो गया ओ, और ये हो गया बी। यहां से ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस कितनी है, डी बाई टू है। यहां से ये जो डिस्टेंस है कितनी है, डी बाई टू है, ठीक है, कितनी है, डी बाई टू। तो इसमें अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, तो यहां से कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस इसमें क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसमें बी एम। तो बी एम क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ओ बी। तो यहां से बी एम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी ओ बी कॉस थीटा। बी एम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ओ बी कॉस थीटा। तो यहां से बी एम, ओ बी जो है उसकी वैल्यू हो गई डी बाई टू। तो ये हो गया डी बाई टू कॉस थीटा, कितना हो गया, डी बाई टू कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और इसी तरह से एक ट्राइंगल और है हमारे पास, वो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए एल। तो इसी तरह से हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, ओ ए एल। सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ ए एल, तो ट्राइंगल ओ ए एल के अंदर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल ओ ए एल बन रहा है। तो ये आ गया ओ, ये आ गया ए, और ये आ गया एल। तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई डी बाई टू। ये वाला जो एंगल है वो हो गया थीटा, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां पर भी आपको क्या लगाना है, कॉस थीटा लगाना है। तो यहां पर भी कॉस थीटा का जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर क्या लिखोगे, कॉस थीटा। यहां पर बेस कौन हो जाएगा, यहां पर बेस हो जाएगा ए ओ, नहीं ए ओ नहीं, यहां पर हो जाएगा ए एल। तो ए एल अपॉन ए ओ। तो यहां से ए एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए ओ कॉस थीटा। और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डी बाई टू कॉस थीटा। ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां तक हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो हमने बी एम और ए एल की वैल्यू निकाल ली। तो ये वैल्यू हमने क्यों निकाली है क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एल पी की वैल्यू को। ए पी हमारे पास है जिसकी वैल्यू है आर टू, और इसी तरह से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पी एम की वैल्यू। हमारे पास ऑलरेडी बी पी की वैल्यू है ना, हमारे पास ऑलरेडी किसकी वैल्यू, बी पी की वैल्यू। अब ये जो डायग्राम है इसमें ध्यान से देखो कि ये जो तीनों हैं इनको पैरेलल माना जा सकता है, ए पी और एम पी। देखो एम से लेकर पी तक, उसके बाद एल से लेके पी तक, एम से लेके पी तक, एम से पी, एल से पी और ओ से पी, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल माने जा सकते हैं, ठीक। तो सिंस सिंस ए पी कहां से कहां तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सिंस हमारे पास क्या आ गया, एम पी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, उसके बाद ये आ गया एल पी। तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो सिंस कहां चला गया, सिंस आर बराबर किसके हो रहा है, एम पी, ओ पी और एल पी के बराबर। तो हम यहां से बी से पी की दूरी निकालेंगे, यानी कि हम R1 निकालेंगे।
तो R1 जो डिस्टेंस है वो ये R1 डिस्टेंस है। तो R1 जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो रही है, वो बराबर हो रही है MP माइनस MB। तो R1 जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो रही है, तो R1 जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो रही है, MP माइनस, ये क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है BM। तो BM, तो MP ये जो है ये कितना हो गया, ये हो गया R माइनस BM की वैल्यू हमने निकाली, ये कितना आ गया D/2 cos थीटा। ये कितना आ गया D/2 cos थीटा। इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरा R2। सिमिलरली सिमिलरली यहां निकालेंगे हम R2, और R2 जो है वो किसके बराबर हो रहा है वो बराबर हो रहा है AL प्लस LP। तो ये बराबर हो रहा है AL प्लस LP। तो ये बराबर हो रहा है AL प्लस LP। अब AL जो है उसकी वैल्यू आ गई थी D/2 cos थीटा, और LP जो है उसकी वैल्यू आ गई थी R। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई R1 और R2 की, ये वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, R1 और R2 की वैल्यू को हम रखेंगे हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन आई थी इसके अंदर। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ R1 और R2, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन सेकंड, और ये जो आया है इसको मैं लिख देता हूं थर्ड। तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इन तीन इक्वेशन से मैं वैल्यू रखूंगा R1 और R2 की। तो R1 R2 की वैल्यू रखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा V इक्वल्स टू KQ। ये तो आ गया कॉमन। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्सप्रेशन बना था, ये जो एक्सप्रेशन आया था फर्स्ट में, तो ये आया था R2 माइनस R1। तो R2 की वैल्यू ये है, तो यहां क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे D/2, ये हो गया cos थीटा प्लस R माइनस माइनस R1 की जो वैल्यू है वो है R माइनस D/2 cos थीटा। तो R यहां पर आ गया R माइनस का, तो ये R और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया D/2 cos थीटा। और अपॉन में कितना था R1 R2, तो यहां पर हो जाएगा R माइनस D/2 cos थीटा, और ये हो जाएगा R प्लस D/2 cos थीटा। अब यहां कट क्या क्या रहा है वो देखो आप, तो यहां कट रहा है एक R से एक R कट गया, ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचेगा, ऊपर से D/2 cos थीटा ऐड होंगे तो D cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू KQ, ये बन जाएगा D cos थीटा। और यहां पर हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 4। हमने ये बात की थी कि R जो है वो ग्रेटर देन है D/2। सिंस R ग्रेटर देन क्या था D, तो D स्क्वायर अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो hence we can neglect D स्क्वायर अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा with respect to R, विद रेस्पेक्ट टू R स्क्वायर। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा KQD cos थीटा, और अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर, KQD अपॉन cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब डायपोल जो था, डायपोल, तो डायपोल यहां प्लस चार्ज था और यहां माइनस चार्ज था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो D, तो ये P इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, Q इंटू D। तो डायपोल की जो वैल्यू हो जाएगी KP, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा V इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो डायपोल की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई KP cos थीटा अपॉन R, है ना, क्या आ गया KP cos थीटा अपॉन R, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से इसको थोड़ा सा और चेंज किया जाए, कैसे, यहां से इसको मैं ऐसे लिखूं, यदि जो हमारे पास R वेक्टर है और जो डायपोल है उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, जो हमें की गिवन भी है, यहां पर ये गिवन है ना, R और डायपोल के बीच का जो एंगल है ये डायपोल हो गया, और R इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो गिवन है कि जो P और R है उसके बीच का एंगल थीटा है, सिंस एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर R इज थीटा। तो इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो यहां से P डॉट R वो किसके बराबर लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा PR cos थीटा। तो अब अगर मेरे को
यहां पर इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूं? तो सबसे पहले पी और आर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? पी आर कॉस थीटा। हमारे पास v की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं क्या करूं, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूं इसको। तो ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा के पी आर कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा आर क्यूब। तो पी आर कॉस थीटा किसके बराबर है? पी डॉट आर के बराबर है। तो यहां से ये v की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? k, और ये हो जाएगा p वेक्टर डॉट r वेक्टर, और अपॉन ये क्या वैल्यू हो जाएगी? आर क्यूब, है ना। तो ये अगर पोटेंशियल को मेरे को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बन किसका? ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया जो हमें निकालना था जनरल पॉइंट की वजह से। दूसरा हमें दिया है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है जनरल पॉइंट के ऊपर, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है ये कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक डायपोल ये है एक डायपोल ये है, और ये डायपोल P1 हो गया, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R वेक्टर। यहां से ये एक एंगल बना रहा है θ1, और एक डायपोल आपका ऐसे जा रहा है इस तरह से, और ये जो डायपोल है वो हो गया P2, और ये P2 जो है ये कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है θ2। तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, ये ऐसे। तो यहां से ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? θ2 बन रहा है। तो हमें ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट डायपोल है P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, है ना। P1 की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल P1। तो डायपोल P1 की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? वो लिखा जाता है kp1 अपॉन आर क्यूब। यानी कि इसकी वजह से यहां पर जो आ रहा होगा kp1 अपॉन आर क्यूब, ये होगा 2 cos θ1, और कितना हो जाएगा? 2 cos θ1, और ये हो जाएगा आर कैप, मतलब रेडियल डायरेक्शन में, और एक हो जाएगा sin θ1, और ये क्या आ जाएगा? थीटा कैप। यानी कि अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन आपको दिखाने की कोशिश करूं, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसे बनेगी? ये तो जाएगा रेडियल, ये तो गया ऐसे ER, और ये जाएगा इसके परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर जो चला गया वो ऐसे जाएगा, जो कि हो गया एंगुलर। तो ये हो गया एंगुलर, और एंगुलर हो गया, ये हो गया E थीटा। ठीक है, तो ये ER हो गया 2 cos θ1 वाला, और E थीटा कौन सा हो गया? sin θ1 वाला। E थीटा कौन सा हो गया? sin θ1 वाला। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आ रहा होगा। तो रिजल्टेंट जो है वो ऐसे आ रहा होगा E। तो ये इन दोनों का क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। तो अब यहाँ आप इनको अलग करना है आपको। इसमें रेडियल जो है वो रेडियल कौन सा हो गया? ER जो हो गया वो हो गया 2kp1 और cos θ1, 2kp1 अपॉन cos θ1, और ये हो गया आर क्यूब। ये तो हो गया रेडियल, और एक हो गया एंगुलर, तो एंगुलर हो गया थीटा वाला, और ये कितना हो गया? ये हो गया kp1 और sin θ1 अपॉन आर क्यूब, kp1 sin θ1 अपॉन आर क्यूब। अब आपको क्या करना है? जो रेडियल है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 2 पर, और जो एंगुलर है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 2 पर। तो यहां देखो एंगल बनाओ सबसे पहले। तो ये एंगल आपको बनाना है। तो ये ER जो है, ये ER तो वही एंगल बना रहा है θ2। देखो ये ऐसे चला गया, ये लाइन पीछे से आ रही है ऐसे। तो ER और P2 के बीच में जो एंगल बन गया वो कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है ER और P2 के बीच में। और जो हमारे पास ये आ गया E थीटा और P2, तो यहां एंगल हमारा होगा θ2, और ये एंगल 90 है। तो
थीटा और P2 के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ई आर है ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ई आर और किस पर, सेकेंड डाइपोल पर। तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ई आर एट P2। P2 मतलब जो सेकेंड डाइपोल है, तो उसको मैंने लिखा U1। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं माइनस पी डॉट ई से, तो इसको मैंने लिखा माइनस P2 वेक्टर और ये हो गया ER वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया θ2, तो ये बन जाएगा माइनस P2 ER और ये हो जाएगा cos θ2। cos θ2 और ER की मैं वैल्यू रख दूंगा यहां पर। तो यहां पर ये U1 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k P1 P2, माइनस 2k P1 P2। ये हो जाएगा cos θ1 cos θ2 cos θ1 cos θ2 अपॉन r क्यूब। ये वैल्यू हो गई U1 की। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, U2 की। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ई थीटा एट P2। तो इसको मैंने लिखा U2, ये हो जाएगा माइनस P2 वेक्टर और ये हो जाएगा ई थीटा। तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा माइनस P2 और ये ई थीटा और एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos 90 प्लस θ2। तो 90 प्लस θ2 होता है प्लस, है ना, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से U2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो ये बनेगा k P1 P2, ये हो जाएगा साइन θ2 और ये हो जाएगा cos θ2। साइन θ2 और नहीं, पहला भी साइन θ1 था ना, तो ये साइन θ1, ये हो जाएगा साइन θ1 और अपॉन कितना हो जाएगा r क्यूब। अब नेट एनर्जी जो है इनको ऐड कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो किसके बराबर होगी, U1 और प्लस U2। नेट पोटेंशियल एनर्जी U किसके बराबर होगी, U1 प्लस U2। तो दोनों की वैल्यू यहां रख दो, तो यहां दोनों की वैल्यू रख दोगे तो U1 जो है और U2 दोनों में से कॉमन आ रहा है k। तो U1 में तो क्या लिखा जाएगा माइनस 2k P1 P2, k तो बाहर चला गया, तो माइनस 2 P1 P2 और ये हो जाएगा cos θ1 cos θ2 और अपॉन कितना हो जाएगा r क्यूब। और इसी तरह से यहां पर लिखा जाएगा P1 P2 और ये हो जाएगा साइन θ1 और ये हो जाएगा साइन θ2 अपॉन यहां पर कितना आ जाएगा r क्यूब। कितना आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहां पर मैं ऐड कर दूंगा, किसको ऐड कर दूंगा, P1 P2 cos θ को ऐड कर दूंगा और P1 P2 cos θ को ही माइनस कर दूंगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ऐड P1 P2 cos θ, मैं यहां लिख रहा हूं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट P1 P2 cos θ1 cos θ2 अपॉन r क्यूब। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से घटाने वाले तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहां पर ऐड हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा k, तो यहां कॉमन आ जाएगा P1 P2, तो यहां कॉमन आ जाएगा P1 P2 अपॉन r क्यूब और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा साइन θ1 साइन θ2 प्लस cos θ1 और cos θ2 और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3P1 P2 और ये हो जाएगा cos θ1 cos θ2 और अपॉन कितना हो जाएगा r क्यूब, तो यहां फॉर्मूला बन गया किसका, cos a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b का, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो यहां पर मैं लिखूंगा k और यहां पर मैं लिख दूंगा P1 P2 यहां पर मैं लिख दूंगा P1 P2 अपॉन r क्यूब और ये बन जाएगा cos θ1 माइनस θ2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3P1 P2 और ये हो जाएगा cos θ1 और cos θ2 अपॉन r क्यूब।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब जो ये P1 और P2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूं P डॉट आर, मतलब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा दूं, आर से मल्टीप्लाई करा दूं। यहां पर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा दूं, आर से मल्टीप्लाई करा दूं। देखो क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास लिखा है U इक्वल्स टू के, यहां पर लिख दिया मैंने P1 P2, और ये कितना हो गया cos θ1 माइनस θ2, और अपॉन ये कितना लिखा हुआ है R3 माइनस यहां 3P1, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, R से, तो ये मैंने इकट्ठा करके लिख दिया ऐसे cos θ1, और यहां मैंने लिख दिया P2R, और इसको लिख दिया मैंने cos θ2। तो ऊपर R से मल्टीप्लाई कराया तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R से, तो ये हो जाएगा हमारे पास R पावर 5। कितना हो जाएगा, R पावर 5। तो ये बन गया PR cos θ, और ये भी बन जाएगा कितना, PR cos θ। तो यहां से हमारे पास बना, ये बना P1 P2, ये हो गया cos, ये हो गया θ1 माइनस θ2, और अपॉन ये हो गया R3 माइनस, यहां से ये कितना बन जाएगा 3, ये बन जाएगा P1 डॉट R, और ये कितना हो जाएगा P2 डॉट R, ये वेक्टर में है तो यहां वेक्टर लगा दूंगा, और ये कितना हो जाएगा R पावर 5। ठीक है, यहां पर भी वेक्टर लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा R पावर 5। समझ में आ गया कैसे बनाया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया ये वाला। अब जो ये P1 P2 cos θ माइनस θ1 2 लिखा है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनके बीच का नेट एंगल है, P1 P2 के बीच का जो नेट एंगल है, P1 ऐसे जा रहा है और P2 जो है वो ऐसे जा रहा है कहीं, तो यहां एंगल बन रहा है θ1, और यहां जो एंगल है हॉरिजेंटल के साथ वो θ2 बनाया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो नेट एंगल है वो कितना हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा P1 डॉट P2, P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर अपॉन R3 माइनस ये हो जाएगा 3P1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा P2 वेक्टर डॉट R वेक्टर, R1 नहीं आएगा R, और यहां R वेक्टर, और अपॉन ये हो जाएगा कितना, R पावर 5। तो ये हमारे पास डायपोल की वजह से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों की वजह से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा यहां से। तो ये इन दोनों के बीच का जो नेट एंगल है मैं यहां लिख देता हूं, कितना बन जाएगा θ1 माइनस θ2, तो उसी को मैंने यहां पर लिखा है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।